First of all, good morning to all of you. We have completed Morning. poems in previous classes. So today we are going to be started poem number 5th, and the title of this poem is The Ball Poem. जैसा कि स्टूडेंट्स आपको टाइटल से ही पता चल रहा है कि ये जो पोएम जो जो पोइट है जॉन बैरीमैन उन्होंने लिखी है। और ये जो पोएम है उसमें एक बोल के इम्पोर्टेंस के बारे में कि एक बच्चे की लाइफ में, एक बॉय की लाइफ में या एक चाइल्ड की लाइफ में बोल का क्या इम्पोर्टेंस होता है, उसको डिस्क्राइब करते हुए इस पोएम को जॉन बैरीमैन ने लिखा है बड़े ही ब्यूटीफुल तरीके से। So let us start the poem. The ball poem. A boy loses a ball. He is very upset. अगर मान लीजिए वो बच्चा, कोई भी बॉय मान लो, उसके पास बॉल है, लेकिन यदि वो बॉल लॉस हो जाती है, उससे खो जाती है, तो फिर वो क्या होता है, ही इज वेरी अपसेट, वह काफी अपसेट है। जो पोइट डिस्क्राइब कर रहा है वो बता रहा है कि एक बॉय है, उसके पास एक बॉल थी और वो बॉल लॉस हो जाती है, उससे खो जाती है, और खोते ही वो काफी अपसेट हो जाता है, काफी उदास हो जाता है, सैड हो जाता है, डिसअपॉइंटेड हो जाता है। ए बॉल डजंट कॉस्ट मच। हालांकि पोइट कहता है कि एक बॉल जो होती है वो ज्यादा कॉस्ट की नहीं होती, ज्यादा उसकी कीमत नहीं होती। नोर इज इट डिफिकल्ट टू बाई अनदर बॉल। और दूसरी बॉल खरीदना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए 10, मान लो 20 रुपीज़, 10 में भी छोटी बॉल मिल जाती है और 20 में उससे बेटर, यानी जैसे जैसे रेट बढ़ती जाती है, कॉस्ट बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसका जो क्वालिटी है बॉल की वो भी बढ़ती जाती है। तो पोइट कहता है कि हालांकि एक बॉल खो जाने पर वो इतनी कीमती भी नहीं होती, कॉस्टली भी नहीं होती कि दूसरी बॉल को ना परचेज किया जा सके। वाई देन इज द बॉय सो अपसेट। तो बताओ, पोइट आपसे पूछता है रीडर से कि बताओ फिर जो वो बॉय है वो इतना अपसेट क्यों है, इतना डिसअपॉइंटेड, इतना सैड क्यों है वो। रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज बीन लॉस्ट। और इस पोएम को पढ़ो और इसे समझने की कोशिश करो, ये सोचो कि पोइट क्या सोच रहा है उस खोई हुई बोल के बारे में, यानी उसका इंटेंशन क्या है पोइट का इस पोएम को लिखने के पीछे। एंड व्हाट द बॉय हैज टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉस्टिंग समथिंग। और उस बॉय ने, जिसकी की बॉल खोई है, जिसने की बॉल अपनी लॉस्ट करी है, को उस बच्चे के जो मतलब किसी चीज़ को लॉसिंग समथिंग, किसी चीज़ को खो देने का जो एक्सपीरियंस है, उससे आपको क्या सीखने को मिलता है। तो ये सारा आपको सीखना है, एक्सपीरियंस शेयर करना है, बताना है, अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब आपको करना है। तो लेट स्टार्ट द पोइम। सबसे पहले कि देखिए व्हाट इज द बॉय। नाउ देखिए कुछ ग्लोसरी वर्ड्स दिए हुए हैं इसमें। ओके, तो सबसे पहले इसको देख लो, आप देख लीजिए। ओ देयर आर अदर बॉल्स। इसी तरह सैकिंग ग्रिफ, सैडनेस विद ग्रेटली अफेक्ट्स द बॉय। रिजिड स्टिफ होता है, सबको पता है, और वैसे होता है सॉलिड, स्टिफ, सॉलिड। एंड टू इंट्रूड ऑन, यहाँ पे जो इसका मतलब है टू इंटर ए सिचुएशन वेयर वन इज नॉट वेलकम, यानी जैसे कि हम कहते हैं ना कि मतलब किसी की एंट्री को, यानी एंट्री को बैंड कर देना, यानी किसी के एंट्रेंस को, एंट्री गेट को बैन कर दिया कि जैसे मान लीजिए एग्जामिनेशन हॉल है, उसमें वो लगाया जाता है, एक बैनर लगाया जाता है, मोबाइल फ़ोन बैंड, मोबाइल फ़ोन लाना वर्जित है। ठीक इसी तरीके से इंट्रूड ऑन यानी वर्जित है, मना है, अवांछित है, ज़रूरी नहीं है। ऐसे ही है ए डाइम 10 सेंट्स यूएसए। ए डाइम का मतलब होता है 10 सेंट्स यूएसए, यानी एक वो कहते हैं ना नॉट, रुपीज, उनका नेम है ये यूएसए में डाइम। डेस्पेरेट, होपलेस। डेस्पेरेट हमें पता ही है, डिसअपॉइंटेड होता है, होपलेस होता है, ग्रिफ होता है। ऐसी तरीके से एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टोमोलॉजी का मतलब होता है कि जैसे नहीं होता क्या, नॉलेज, नॉलेज से रिलेटेड जो मतलब एक एजुकेशन होती है, ये नॉलेज एजुकेशन, या जिसे हम कह सकते हैं ज्ञान शास्त्र, जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, जैसे कहते हैं ना शास्त्री है ये, तो उसी सेंस में है यहाँ पे। अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस, व्हाट इट मीन्स टू लॉस समथिंग, यानी एक तरीके से नॉलेज उस चीज़ का, कि कोई चीज़ खो गई है उसके रिगार्डिंग में नॉलेज रखना। ठीक है, अब इसी को डिटेल में दिया हुआ है। एपिस्टोमोलॉजी द ग्रीक वर्ड, ये एक ग्रीक वर्ड है,
और ये एपिस्टेमे से बना है, जिसका मतलब होता है नॉलेज। इट कम्स फ्रॉम ए वर्ड मीनिंग टू अंडरस्टैंड, टू नो, यानी अंडरस्टैंड करना, समझना, टू नो जानना, इस वर्ड से ये आया है। एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ नॉलेज इटसेल्फ, यानी ज्ञान का अध्ययन ही, नॉलेज की जो स्टडी है उसी को हम एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। तो ये आपको समझ क्लियर हुए होंगे वर्ड मीनिंग्स। अब इसको स्टार्ट करते हैं पोएम को। तो पोइट कहते हैं, जॉन बेरीमैन कहते हैं, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, what is he to do, I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over, there it is in the water। अब देखिए, जब उस बच्चे ने बॉय खोई है, एक बच्चा है, एक बॉय है जो कि बॉल से खेल रहा है और काफ़ी हैप्पी अपने आप को फील कर रहा है जब वो प्ले कर रहा है उस बॉल के साथ। तो पोइट आगे कहते हैं, व्हाट इज द बॉय नाउ, अब क्या है। अब तो देखो, जब वो बच्चा उस बॉल से खेल रहा है तो वो कितना हैप्पी फील कर रहा है अपने आप को, लेकिन जैसे ही वो बॉल खो जाती है तो देखिए वो कितना अपसेट हो जाता है, डिसअपॉइंटेड हो जाता है। इसको ऑब्जर्व करो। व्हाट इज द बॉय नाउ, नाउ यानी अब, वो बॉय अब क्या है, यानी कितना हैप्पी फील कर रहा है अपने आप को। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, यानी बॉल के साथ वो खेल रहा था, हैप्पी फील कर रहा था, लेकिन अब उस बच्चे का क्या, उस बच्चे के बारे में सोचो, उस बॉय के बारे में सोचो जिसने कि अपनी बॉल खो दी है, जिसने कि अपनी बॉल खो चुका है, जो अपनी बॉल। व्हाट, क्या, क्या हुआ उसके बारे में, क्या आपने सोचा। वट इज ही टू डू, अब वो उसे क्या करना चाहिए, अब वो क्या करेगा, क्या करना करता है वो। आई सा इट गो मैरिली बॉन्सिंग। अब देखिए, अब पोइट आगे की लाइन में कहता है, आई सा, आई यहाँ किसके लिए रेफर हुआ है, पोइट जॉन बेरीमैन के लिए। वो कहता है, आई सा, मैंने देखा, इट, टू मैरिली बाउंसिंग, कि वो जो बॉल थी वो क्या कर रही थी, कि इट यहाँ किसके लिए रेफर हुआ है, आई सा, आई पोइट के लिए, मैंने देखा, इट किसके लिए रेफर हुआ है, बॉल के लिए, गो मैरिली, मैरिली यानी हैप्पीनेस के साथ, यानी खुशी खुशी, और बाउंसिंग यानी जंपिंग करना, जंप करना, स्प्रिंग आउट करना, यानी उछलना कूदना। तो मैंने देखा, पोइट कहता है कि मैंने देखा कि वो जो बॉल थी वो खुशी खुशी क्या कर रही थी, बाउंसिंग कर रही थी, उछल रही थी, जंपिंग कर रही थी, डाउन द स्ट्रीट। अब जब बॉल को जब मारा जाता है बैट से उसको हिट किया जाता है तो क्या होता है कि वो स्प्रिंग करती है हवा में, मतलब एयर में, हवा में भी उछलती है, बाउंसिंग करती है। तो वो कहता है पोइट कि मैंने देखा कि ये हैप्पी हैप्पी, खुश होकर, खुशी के साथ क्या कर रही थी, जंपिंग कर रही थी, बाउंसिंग कर रही थी, डाउन द स्ट्रीट यानी गली में नीचे की तरफ, एंड देन मैरिली ओवर, फिर वो ऊपर की तरफ चली गई बॉल। देयर इट इज इन द वाटर, और उसके बाद वो जो बॉल थी वो कहाँ चली गई, वाटर के अंदर जाकर गिर गई। ठीक है, इतना पोइट ने इतनी लाइंस में कहा है कि एक बच्चा बॉल के साथ खेल रहा था, वो उसने जब अपने, वो काफ़ी खुश था, मैरी था, लेकिन जैसे ही उसकी बॉल खो गई तो क्या हुआ उसके साथ, तो वह क्या करता है, कौन करता है, वह बच्चा, यानी वो क्या होता है, सैड होकर, उदास होकर बैठ जाता है, अपसेट होकर बैठ जाता है। और पोइट कहता है कि मैंने देखा कि वो जो बॉल थी वो खुशी के साथ, हैप्पीनेस के साथ उछल रही थी, जंपिंग कर रही थी, बाउंसिंग कर रही थी, और बाउंसिंग करते हुए वो गली में, स्ट्रीट में, मतलब नीचे की तरफ निकल गई, लुढ़क रही थी या घूम रही थी या जंपिंग कर रही थी, बाउंसिंग कर रही थी गली में, स्ट्रीट में, और उसके बाद वो ऊपर की तरफ निकल गई काफ़ी हैप्पीनेस के साथ, और उसके बाद वो जो बॉल थी वो वाटर में जाकर गिर जाती, पानी में गिर जाती है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। अब जो पोइट कहता है, नो यूज, जब वो पानी में चली गई, यानी मान लो रिवर में गिर गई, थोड़ा बहुत पानी हो वहां से तो बच्चा ला सकता है जाकर, लेकिन जब रिवर में जाके गिर जाए, या किसी सी में जाके गिर जाए, ओशन में जाके गिर जाए, या किसी मतलब वाटर वेव्स में जाकर गिर जाए, तो किसी बीच के सहारे चली जाए, तो मतलब बीच के किनारे चली जाए, समुद्र के किनारे, शोर के पास चली जाए, तो फिर मुश्किल हो जाती है उसे लाना। तो वो पोइट कहता है, नो यूज टू से, अब यानी इस बॉल का कोई यूज नहीं है मेरे लिए, ओ देयर आर अदर बॉल्स, यानी दूसरी बॉल्स भी हैं,
एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रिफ फिक्सेस द बॉय। अब देखिए अल्टीमेट, अल्टीमेट का मतलब होता है लास्ट, अंतिम, ठीक है। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रिफ, ग्रिफ यानी वही सैड मैंने बताया था, डिसअपॉइंटेड, डिप्रेस्ड कह सकते हैं या फिर डेस्परेट कह सकते हैं। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रिफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड। वो बच्चा कैसे खड़ा हुआ है, रिजिड यानी बिल्कुल से, मतलब कहते हैं ना कि वही, मतलब वो सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं, मेरी बॉल तो चली गई। वो एक ही जगह स्टैंड अप उसने कर रखा है, एक ही जगह खड़ा है वो, और कैसे खड़ा है, बिल्कुल सा हार्ड सा, मतलब रिजिड हो गया है, स्टिफ हो गया है, क्या कह सकते हैं बिल्कुल सॉलिड, एक स्टोन की तरह, लाइक ए स्टोन, यानी एक पत्थर की तरह सॉलिड होकर वो वहां स्टैंड कर रहा है वो बॉय। और वो क्या कर रहा है, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रिफ, शेकिंग यानी ट्रेम्बलिंग करना, हिला देने वाला, ठीक है। और ग्रिफ यानी वही सैडनेस, या फिर कह सकते हैं जिसे हम डेस्परेट या होपलेस होकर वो फिक्सेस द बॉय, यानी वो बच्चा क्या कर रहा है, उस बॉल की तरफ, यानी बिल्कुल सॉलिड होकर, एक मतलब स्टिफ होकर के वही खड़ा हो गया है और उस बॉल की तरफ देखे जा रहा है। और काफी ग्रिफ, ग्रिफ जो है, दुख जो है या सैडनेस जो है वो, मतलब सैडनेस दिखाई दे रही है उस बच्चे की आंखों में, आईज में। और मतलब वो क्या होता है, एन अल्टीमेट सेकिंग, कि शायद ये बॉल मेरे पास लास्ट बॉल थी, इसके मतलब और बॉल मेरे पास नहीं है, ऐसा वो सोच रहा है। लेकिन उस बॉल को देखे जा रहा है। फिर पोइट कहता है कि उस बॉल का जो कि वाटर में चलेगी, उसका कोई यूज अब मेरे पास नहीं है, यानी वो काम में नहीं आ सकती है क्या, और देयर आर अदर बॉल्स, दूसरी बॉल भी तो है जिन्हें परचेज किया जा सकता है। फिर वो बच्चा, वो बॉय जो उस बॉल से खेल रहा था, वो इतना सैड या डिप्रेस्ड क्यों दिखाई दे रहा है, इतना डेस्परेट क्यों दिखाई दे रहा है, इतना होपलेस क्यों नजर आ रहा है, ये सारी बात, इतना एक्सपेक्टलेस क्यों नजर आ रहा है, पोइट पूछना चाहता है, जानना चाहता है। Trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. Trembling, trembling यानी शेकिंग करते हुए, कप कपाते हुए, एक तरीके से शेकिंग करते हुए, कप कपाते हुए, एंड staring down, staring down, staring, staring down and all his young days into the harbor where his ball went, यानी कप कपाते हुए, शेकिंग करते हुए, हिलते हुए, बाउंसिंग करते हुए, उछलते कूदते हुए, उसकी जो बॉल है वो कहाँ चली गई, ऊपर की तरफ, मतलब पानी में चली गई। अब वो क्या कर रहा है, उन्हें घूरे जा रहा है। स्टेयरिंग यानी एक तो होता है स्टार, स्टार से बना स्टेयरिंग, यानी जो बॉल है वो कहाँ जा रही है, मतलब पहले मतलब नीचे स्ट्रीट में गई, उसके बाद सीधी कहाँ चली गई, पानी में। अब पानी में जाने के बाद उसका कोई यूज नहीं, एक तो ये मीनिंग है। दूसरा पॉइंट ये कहना चाहता है कि वो कहाँ चली गई, सीधी ऊपर चली गई, कहाँ, स्टार्स की तरफ, मतलब स्काई में चली गई। और स्काई में जाने के बाद कहाँ आई, नीचे, वापस नीचे की तरफ आई, नीचे की तरफ आके वो कहाँ गिर गई, वाटर में गिर गई। तो ऑल हिज यंग डेज, यानी जब वो मतलब बॉल से खेलने वाला बच्चा यंग होता है, मतलब मान लीजिए आप इतना वो अच्छा शॉट मार रहा है, इसका मतलब कि वो, मान लीजिए आप कम से कम 11 10 से लेके 15 ईयर्स के बीच बीच का बॉय है वो। तो वो कहता है कि यंग डेज यानी जब वो मतलब युवा था या यूथ एज में वो मतलब खेला करता था बॉल से, खेल रहा है, अब भी खेल रहा है, शुरुआत से खेल रहा था, स्टार्टिंग से। तो कहते हैं इनटू द हार्बर, हार्बर एक मतलब जो होते हैं ना, जिसको कहते हैं हिंदी में बंदरगाह, यानी कि जहाँ पे बहुत सारे शिप्स हैं, बोट्स हैं, वो सारे हमें मिल जाते हैं। तो कहते हैं हार्बर एक प्लेस का नाम है, वहाँ पर जो है यंग डेज में वो खूब खेला, खेला उसने, उस बॉय ने। लेकिन अब वो उस बॉल को, जब वो खो गई है, वाटर में गिर गई है या चली गई है, तो वो इतना सैड क्यों दिखाई दे रहा है। वेयर हिज बॉल वेंट, उसकी बॉल कहाँ चली गई है, मतलब क्या वो दूसरी बॉल परचेस नहीं कर सकता, क्या ये लास्ट अल्टीमेट उसके लिए था, क्या इसके अलावा कोई ऑप्शन उसके पास नहीं है, क्या अल्टरनेटिव और उसके पास नहीं है, इस तरीके से पोइट पूछना चाहता है। आई वुड नॉट इंक्लूड ऑन हिम, आई वुड नॉट इंक्लूड ऑन हिम, यानी पोइट क्या कहता है, वो बच्चा क्या है, पहले तो काफी हैप्पी था, मैरी अपने आप को फील कर रहा था, लेकिन जब वो लॉस्ट हो जाती है वो बॉल, तो वो उदास हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, डिसअपॉइंटेड हो जाता है। तो पोइट कहता है कि
क्या दूसरे ऑप्शन नहीं है कि वो बच्चा दूसरी बॉल परचेज कर ले, जबकि बॉल तो इतनी, बॉल की कॉस्ट भी इतनी ज्यादा नहीं होती। फिर वो कहता है आई वुड नॉट, मैं ये सब बात जानता हूँ कि वो बच्चा दूसरा ऑप्शन है, वो इतना उदास क्यों खड़ा है, इतना सॉलिड एक लाइक स्टोन की तरह वो वहां क्यों स्टैंड कर रहा है, इतना दुखी क्यों दिखाई दे रहा है। यानी जब वो मतलब अपने यूथ एज से ही उनको खेल रहा है बॉल को और इतने अच्छे शॉट मार रहा है, तो मतलब एक प्लेस पर वो चली गई है बॉल, तो अब वो इतना उदास या इतना डिसअपॉइंटेड क्यों दिखाई दे रहा है। फिर वो कहता है पोइट आई वुडंट इंक्लूड ऑन हिम। अब यहाँ देखिए आई से मतलब कौन है, पोइट खुद जॉन बैरीमैन, वुड नॉट इंक्लूड ऑन हिम, अब यहाँ हिम से मतलब कौन है, वो बॉय, तो वो कहता है आई वुड नॉट इंक्लूड ऑन हिम, मैं अपना इंक्लूड ऑन, अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे होता है टू इंटर ए सिचुएशन वेयर वन इज नॉट वेलकम, यानी पोएट कहता है कि मैं उस बॉय के पास जाकर मतलब अपनी जो एंट्री है वो नहीं करना चाहता, मैं उसे समझाना नहीं चाहता कि अदर ऑप्शंस भी तो तुम्हारे पास है, तुम दूसरी बॉल परचेज कर सकते हो, अदर बॉल तुम परचेज कर सकते हो, तो तुम इतने उदास क्यों हो, इतने सैडनेस में क्यों दिखाई दे रहे हो। तो इंक्लूड ऑन का मतलब होता है टू इंटर ए सिचुएशन वेयर वन इज नॉट वेलकम। अब पोइट ये बात जानता है कि वो इतना डिसअपॉइंटेड है वो बच्चा, अगर मैं चला गया तो, और मैंने अगर उसको एडवाइस दी और अगर, तो मेरे को नहीं लगता कि वो मेरा वेलकम करेगा, मेरी एडवाइस मानेगा। तो कहता है आई वुड नॉट इंक्लूड ऑन हिम, मैं अपना इंट्रेंस या मैं अपनी एंट्री वहां नहीं देना चाहता हूँ। ए डाइम अनदर बॉल, दूसरी बॉल कितने की है, 10 सेंट्स की, 10 रुपए की मान लो, यूएसए में डाइम जो है अभी बताया था मैंने, ए डाइम का मतलब होता है 10 सेंट्स, 10 रुपीज मान लो, पुराने टाइम पे इन्हें कहा जाता अन्नाज कहा जाता था जैसे। तो कहता है कि ए डाइम यानी 10 सेंट्स की है बॉल, अनदर बॉल दूसरी बॉल कितने की मिलती है, 10 सेंट्स की मिलती है, इज वर्थलेस, वो दूसरी बॉल क्या है उसके लिए, वर्थलेस है, उसे तो क्या चाहिए, वही बॉल चाहिए। नाउ पोइट कहता है अब ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। अब क्या कहता है पोइट आगे, नाउ अब ही सेंसेस, अब यहाँ ही सेंसेस का मतलब क्या है, उस बॉय से है, ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, ये जो पूरी वर्ल्ड है, ये पूरा जो दुनिया है उसमें क्या है, पोजेशंस, यानी अपने अपना अपने अपना कह सकते हैं एक तरीके से अधिकार, अपना अपना आधिपत्य, अपना अपना पोजीशन। ठीक है, वो कहता है कि ए ही सेंसेस, अब उसका मतलब है फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी से, यानी वो बॉल क्या थी, फर्स्ट बॉल थी जिसे कि उसने खोया और वो अनदर बॉल परचेज नहीं करना चाहता, वो उदास है, हाँ मतलब डिसअपॉइंटेड दिखाई दे रहा है। तो पोइट कहता है नाउ ही सेंसेस, इसका मतलब ये है, उस बॉय का मतलब है कि उसके सेंस का मतलब है, उसके सोचने का मतलब है, उसकी फीलिंग्स का मतलब है कि फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, पहली बार हमें जो रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, यानी फर्स्ट जो बॉल उसकी थी उसे, उसका कंपैरिजन किससे किया गया है, उसकी फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी से किया गया है इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, ये जो पोजेशन वाला वर्ड है, अपना अपना अधिकार सारे जताते हैं कि ये मेरी है, ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरा हाउस है, ये मेरे पेरेंट्स हैं, जबकि पता है ये सारे क्या है, इमोर्टल नहीं है, मॉर्टल नहीं है, इमोर्ट तो कहते हैं कि यानी ये परमानेंट नहीं रहने वाली ये बात है, ये आइडिया जो है कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये जो फीलिंग्स है वो सारी क्या है कि ये परमानेंट रहने वाली नहीं है। तो वो कहता है कि ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, यानी उसने, उस बॉय ने जो पहली अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझी है कि फर्स्ट बॉल मेरी है, इसी वजह से शायद वो बच्चा, वो बॉय उस बॉल से इतना ज्यादा अटैच्ड है। ठीक है, पीपल विल टेक बॉल्स, अब पोइट आगे की लाइन में कहता है कि पीपल जो लोग होते हैं वो बॉल्स परचेज करते हैं, लेते हैं, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। अब वो उस बच्चे को मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि वो उसके पास गया नहीं है, फिर भी वो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये बच्चा, ये जो लिटिल बॉय है, ये बात क्यों नहीं समझता कि लिटिल बॉय बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, बॉल्स जो होती हैं एक बार जो हमने खरीद ली, वो परचेज कर ली, वो मतलब हमेशा के लिए हमारे पास नहीं रहती, उसे तो कभी ना कभी तो लॉस्ट होना ही है। तो फिर ये बच्चा जो है, ये जो बॉय है, लिटिल बॉय है, ये इतना डिसअपॉइंटेड या डिप्रेस्ड क्यों नजर आ रहा है। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, नो वन बाइज ए बॉल बैक, यानी कि
कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसे वो बॉल मिल गई और वो वापस तुम्हें लाकर दे दे। तो कोई भी ऐसा नहीं है। अब मान लीजिए आप में से भी कोई बच्चा ऐसा है, बॉय ऐसा है या गर्ल ऐसी है जो कि बॉल से खेलती है, लेकिन अगर वो खो गई और अगर आप डिसअपॉइंटेड हो गए, तो कोई भी ऐसा दूसरा पर्सन नहीं है जो कि आपको अपने रुपीज से, अपने डाइम से रुपीज बॉल परचेज करके दे दे और कह दे कि तुम अब उदास मत हो, डिप्रेस्ड मत हो, डिसअपॉइंटेड मत हो। तो कोई भी ऐसा नहीं है। तो पोइट यही बात कहना चाहता है, एंड नो वन बाइज ए, कोई भी दूसरा नहीं बाइज करता है, खरीदता है ए बॉल बैक, कि मैं तुम्हें बॉल वापस दे देता हूँ खरीद कर। मनी इज एक्सटर्नल, मनी जो होती है वो क्या होती है, एक्सटर्नल होती है, ठीक है। ही इज लर्निंग, वह जो बच्चा है वो क्या है, सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, वह सीख रहा है, क्या सीख रहा है, अच्छी तरीके से। बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, डेस्परेट अभी मैंने बताया था आपको, डेस्परेट होपलेस आईज के साथ देख रहा है कि मतलब वो क्या है, डेस्परेट है आईज, मतलब कह सकते हैं जिसे सोरोफुल आईज के साथ या ग्रिफ वाली आईज के साथ, आईज फीलिंग विद ग्रिफ, यानी दुख से भरी हुई आंखों से वो क्या करता है, अच्छी तरह वो बच्चा क्या कर रहा है, सीख रहा है, कुछ ना कुछ गेन कर रहा है। द एपिथोमोलॉजी ऑफ लॉस, अब एपिथोमोलॉजी अभी हमने एक्सप्लेन किया था। एपिथोमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ नॉलेज इटसेल्फ, यानी अपने आप ही उसका जो नॉलेज है वो गेन कर रहा है, सीख रहा है। एपिथोमी ऑफ लॉस यानी खो जाने का या लॉस्ट हो जाने का जो नॉलेज है उसके बारे में वो सीखने की कोशिश कर रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, हाउ टू स्टैंड अप, अब वो कैसे, यानी स्टैंड अप का मतलब होता है इस वर्ल्ड को, इस दुनिया को वो कैसे फेस करेगा, कैसे इसका सामना करेगा, जो इस वर्ल्ड में या इस दुनिया में जो जिसमें कि ये जो वर्ल्ड है वो कैसा है, पोजीशंस वाला है, सब अपना अपना पोजीशंस दिखाते हैं कि अपने आप को मतलब एक तरीके से मतलब सुपर डुपर दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं सबसे बेस्ट हूँ। तो ऐसी ये जो वर्ल्ड है पोजीशन वाला वर्ल्ड है, जिसमें कि एक तरीके से ईगो, सुपर ईगो की जो फीलिंग है, मतलब उसमें कि हाँ मैं सबसे बेस्ट हूँ, ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं। उस वर्ल्ड में ये इस दुनिया को फेस कैसे करेगा, वो सारा कुछ ये बच्चा शायद सीख रहा है, अकॉर्डिंग टू द पोइट। तो कहते हैं नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, यानी ये जो बात है कौन सी, कि जो चीज़ हम खरीदते हैं, परचेज करते हैं और उसका हम यूज़ करते हैं, वो हमेशा परमानेंट नहीं रहने वाली है, उसका कभी ना कभी तो उसे लॉस होना ही है। ये जो नॉलेज है वो बॉय क्या कर रहा है, सीख रहा है, इस नॉलेज को गेन कर रहा है, और वो इस दुनिया को कैसे फेस करेगा, इस दुनिया का सामना कैसे करेगा, उसकी लाइफ में आने वाली डिफिकल्टीज को फेस कैसे करेगा, ये सब कुछ शायद वो बच्चा सीख रहा है। और पोइट आगे की लाइन में कहता है नोविंग व्हाट, ये बात सबको जाननी चाहिए, क्या जाननी चाहिए, दैट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और हर किसी व्यक्ति को ये जो बात है, कौन सी बात, कि कोई भी चीज क्या नहीं रहने वाली, परमानेंट नहीं रहने वाली, क्योंकि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, कहा जाता है चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, हर चीज में चेंज आना है, परिवर्तन आना है। तो फिर क्यों वो बॉय इतना डिसअपॉइंटेड है, क्यों उदास है, ये बात उस बॉय को ही नहीं बल्कि इस वर्ल्ड में जितने भी पीपल हैं, जितने भी लोग हैं, सबको ये बात समझ लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। अब फिर आगे की लाइन में पोइट कहता है एंड मोस्ट नो मैनी डेज, कई लोग तो ऐसे हैं जो कि कई दिनों से ये बात जानते हैं। अब कई लोग वो कौन से हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे ओल्ड पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो इस बात को जानते हैं अच्छी तरीके से कि कोई भी चीज़ क्या नहीं रहने वाली, परमानेंट नहीं रहने वाली है। हाउ टू स्टैंड अप, वो ये बात भी जानते हैं कि हमें इस दुनिया में आने वाली, इस वर्ल्ड में जब हम बोर्न होकर आ ही गए हैं, गॉड ने हमें भेज दिया है, तो फिर हमें इस दुनिया के में आने वाली डिफिकल्टीज को, हमारी लाइफ में आने वाले डिफिकल्टीज को कैसे फेस करना है, ये सब कुछ वो जानते हैं, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स। और हम भी कहाँ से सीख रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं। तो शायद पोइट के अकॉर्डिंग वो बच्चा जो कि बॉल के साथ खेल रहा था, उसकी जब बॉल खो जाती है तो कैसे वो उदास हो जाता है, और वो हालांकि ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ में अदर ऑप्शंस नहीं है, वो दूसरी भी परचेज कर सकता है, अदर बॉल भी परचेज कर सकता है, लेकिन फिर भी वो कर नहीं पा रहा है। क्यों, क्योंकि उसे क्या है, वो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है उस बॉल को, फर्स्ट
पहली बार जो उसने बॉल खरीदी है, परचेज करी है, उसको वो फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है और यही समझाने की कोशिश, मतलब इस वर्ल्ड में आने वाली डिफिकल्टीज को कैसे फेस करना, उसे कैसे इनको लेकर चलना है, कैसे इनको बैलेंस करना है, ये सारी चीज़ें वो इससे बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो पोइम है द बॉल पोइम, जो कि जिसके की पोइट हैं जॉन बेरीमैन, इसमें उन्होंने बड़े ही मतलब ब्यूटीफुल और शानदार तरीके से, मैग्निफिसेंट या वेहमेंट तरीके से इस पोइम को रिप्रेजेंट किया। इसका जो मेन थीम है कि मतलब किसी भी चीज़ को परचेज करना, पोइट का जो मेन थीम है वो यही है कि किसी भी चीज़ को परचेज करना और उसके बाद उसका यूज करना। अगर वो चीज़ वेस्ट हो जाती है या फिर, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम दूसरी नहीं परचेज कर सकते, तो जैसा कि उस बॉय ने किया है, जबकि वो दूसरी चीज़ जो है, अदर चीज़ जो है, वो हमारे लिए इतनी कॉस्टली भी नहीं है जैसे कि वो बॉल उस बॉय के लिए कॉस्टली नहीं है। तो इस स्वीट सी एंड ब्यूटीफुल इस छोटी सी पोइम के द्वारा पोइट ने हमें बहुत बड़ा थीम समझाने की कोशिश की है, जो कि हमारी लाइफ से रिलेटेड है और डेली टू डेली हम इस थीम को देखते हैं। स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो केयरफुली।